न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ऑफ कोर्स लास्ट सेशन मतलब विदाउट फ्रिक्शन। इसके बाद हम नए जो टॉपिक सीखे हैं इसमें हम फ्रिक्शन ऐड करेंगे, राइट? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, this question is from JEE Main 2016. A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed, as shown in figure below. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be. Impulse मतलब डेल्टा जे, मतलब बेसिकली चेंजिंग मोमेंटम होता है। अगर आपको याद होगा इम्पल्स हमने जे से डिनोट किया था, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। और मैंने आपको लास्ट सेशन में और इससे पहले 2 या 3 बार बताया है कि जब इनकमिंग वेलोसिटी स्पीड इनकमिंग स्पीड और आउटगोइंग स्पीड सेम हो तो उस केस में डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम होता है आपका 2mv cos ऑफ थीटा। तो ये 2 into mass m into v cos of 60, cos 60 is half, तो 2mv half cancel m into v, ऑप्शन नंबर सी खत्म। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने 3 से 4 बार डिराइव करके रखा है और लास्ट सेशन में भी हमारा ये हुआ था। सो इफ यू रिमेम्बर सच फॉर्मूलाज नाउ, मतलब अगर एक बॉल आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है, वो वॉल से रिबाउंड हो रहा है विद द सेम स्पीड, तो सीधा 2mv cos थीटा ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना। दैट्स इट, सिंपल थिंग। JEE Main 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m is placed on a smooth मतलब फ्रिक्शन नहीं है, inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right, मतलब यहाँ पे दिखाया ही है वैसे a, मतलब हमने यहाँ पे एक wedge को एक एक्सीलरेशन दिया है towards right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is, और ये एंगल थीटा है बेसिकली। तो ये ब्लॉक m जो है ये स्टेशनरी रहना चाहिए, इट शुड नॉट मूव। तो हमको पहले ये देखना पड़ेगा कि इस ब्लॉक m पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी अ फोर्स mg व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देन ये जो एक्सेलरेशन a के लिए हमने फोर्स लगाया होगा उसको रिएक्शन होगा, तो उसका रिएक्शन का फोर्स यहाँ पे होगा ma, राइट? तो एक्शन एंड रिएक्शन ये पता होना चाहिए। अब देन यू नो कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो बेसिकली दिस इज नॉर्मल रिएक्शन हियर, this is mg here and of course यहाँ पे ये ma है। अब mg के 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो we'll do components of mg। तो उसके लिए let me draw a line first of all from here, and by the way ये mg कभी भी सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे एक्ट करेगा, और इसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ। So just to have more clear understanding, तो ऐसा है। Now you will have something like this, okay? अब ये आपका आ जाएगा, ये थीटा है अगर एंगल, तो आपको पता होना चाहिए इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये आएगा आपका mg sin थीटा। क्यों? बिकॉज दिस इज सिंपल थिंग, मैंने आपको बताया था ये थीटा होगा तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा तो mg का ये कंपोनेंट यहाँ पे mg cos थीटा जाएगा और ये mg sin थीटा होगा। सिमिलरली इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल ओवर हियर इज आल्सो थीटा, तो ये आपका ma का cos कंपोनेंट आ गया, और यहीं पे इसी डायरेक्शन में नीचे ma का sin कंपोनेंट भी होगा, तो you will have ma sin theta here, ओके? तो ये इंपॉर्टेंट है समझना, जिनको नहीं समझा है मैं वापस बता देता हूँ।
ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ये सिचुएशन है, mg is the weight acting downwards, okay, then now सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए if this angle is theta, this is also theta। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया है अगर दो लाइंस में एंगल थीटा होगा तो उन दोनों लाइंस को जो परपेंडिकुलर होगा, जैसे ये लाइन जो है ये ऊपर की सरफेस को परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है mg की नीचे की सरफेस को परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में एंगल थीटा होगा। तो अब हम लोग mg के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो mg का एक कंपोनेंट जो होगा इट विल गो हियर लाइक दिस। ये वो कंपोनेंट है जो बेसिकली मोशन प्रोड्यूस करेगा mg sin थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। सिमिलरली ma के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे हमको। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ma, वी हैव टू सी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये अगर थीटा एंगल है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये आ गया ma cos थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट जाएगा ma sin थीटा। वी आर वरीड अबाउट, हमको चिंता नॉर्मल रिएक्शन की नहीं है, हमको ma sin थीटा mg cos थीटा का नहीं है। हमको बोला है कि ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए। ब्लॉक स्टेशनरी रहना चाहिए मतलब mg sin थीटा जो ब्लॉक को नीचे लाएगा, ma cos थीटा जो ब्लॉक को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड है। सो these two forces should be balanced, so you should get ma cos theta equal to mg sin theta। cancel a equal to g sin theta by cos theta, तो a equal to g tan theta, a equal to g tan theta, option number D। So this is how you are supposed to solve this particular question। Easy था? Good। नेक्स्ट क्वेश्चन जोक है, और ये जोक हम पहले समझ चुके हैं। 3 blocks with masses m, 2m and 3m are connected by string as shown in figure. After an upward force F is applied on the block, the masses move upward at constant speed. What is the net force on block of mass 2m? 0। अगर नेट फोर्स होता तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन होना चाहिए था, बट एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए it means that the force is 0। Next question, this is again oral question। A mass m is attached to a thin wire and whirled in vertical circle. The wire is most likely to break when? This is from NEET 2019, और इससे पहले का भी क्वेश्चन नीट का ही था, ये भी नीट का ही क्वेश्चन था। सो ओके गुड। तो आपको बोला है कि मास m हमने एक थिन वायर पे अटैच किया है और हमने इस सिस्टम को वी हैव whirled it, okay, so that it performs vertical circular motion। तो वायर कब ब्रेक होगा? वायर तब ब्रेक होगा जब सबसे ज्यादा टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा। अगर आपको याद है तो ऊपर यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, और अगर आपको याद है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 6 mg आता है, ये हमने थ्योरी में डिराइव किया है। और अगर आपको याद है कि हम T1 की वैल्यू 0 लेते हैं, मतलब अपर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन हमेशा 0 लेते हैं, मतलब T2 इक्वल टू 6 mg होगा। T2 इक्वल टू 6 mg होगा, मतलब the wire will break when there is maximum tension। तो in short वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन मैक्सिमम होता है सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट पे, टेंशन अप्रोक्सीमेटली 0 होता है सबसे ऊपर, और मिड पॉइंट पे टेंशन इन बिटवीन होता है। तो जहाँ पे स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा खिंचाव इज टेंशन, स्ट्रेच,
सबसे ज्यादा स्ट्रेच या टेंशन या खिंचाव सबसे ज्यादा जहाँ पे होगा वहीं पे वायर ब्रेक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। So during a vertical circular motion, since the tension is maximum at the lowest point, hence the most likely the wire is most likely to break when the mass is at the lowest point. Good? Yes. Next question. A particle moving with velocity v bar is acted by three forces. ये भी हमने किया है. Shown by vector triangle PQR, the velocity of the particle will ऑप्शन नंबर डी। क्यों? देखो सबसे पहले a particle moving with velocity v bar is acted by three forces, है ना? अब हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस कैसे चलता है कि ऑलरेडी मोशन था, मतलब वेलोसिटी था, फिर हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी चेंज होगा, राइट? बट जब फोर्स अनबैलेंस्ड हो तब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो याद रखना, everybody remains in at rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by unbalanced external unbalanced force। तो यहाँ पे एक पार्टिकल मूव हो रहा था लेकिन उस पे हमने फोर्स लगा दिया, और फोर्स ये जो है ये साइक्लिक है, मतलब P से Q, फिर R से P, P से Q, Q से R, मतलब ये फोर्सेस कैंसल हो रहे हैं, ये बैलेंस्ड फोर्सेस है। तो फोर्सेस बैलेंस्ड होने का मतलब ये है नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन होता है dv by dt, तो dv by dt जीरो। डेरिवेटिव जीरो होने का मतलब है कि क्वांटिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब dv बार by dt जीरो, ये जीरो मतलब v bar constant, तो remains constant, तो velocity of the particle will remain constant, तो velocity will not change। तो again this question NEET 2019 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, it's very simple question। Next, a person is standing in an elevator, in which situation he finds his weight less than actual weight। देखो मैंने आपको बताया था that when the elevator moves down, तो T equal to mg minus a, या फिर net force equal to mg minus a, ओके राइट। और जब एलिवेटर ऊपर जाएगा तो g plus a, मतलब जब एलिवेटर नीचे जा रहा है तो mg minus ma, और जब एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो mg plus ma। ये होता है आपका एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट, हम एक्चुअल वेट में से कुछ माइनस करेंगे तो हमारा वेट जो है हमको कम अपीयर होगा। हम अगर एक्चुअल वेट में कुछ ऐड करेंगे तो हमको हमारा वेट जो है ज्यादा अपीयर होगा। तो वेट कम अपीयर होने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर in which situation he finds his weight less than actual weight। So when the elevator is moving down with constant acceleration, so elevator moves downward with constant acceleration, option number B। जब velocity uniform है, elevator moves down with uniform velocity मतलब acceleration zero, तो फोर्स डायरेक्टली आपका आ जाएगा mg, तो हम mg की बात नहीं कर रहे हैं। और डू नॉट गेट कंफ्यूज, सिर्फ मैंने यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे t डिनोट किया है। एलिवेटर में हम लोग सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन r ही लिखते हैं या n से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हमने थियोरी में कवर किया था। व्हेनेवर लिफ्ट इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और गोइंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, apparent weight is equal to actual weight। If you do not remember, I must take you to this cases of lift। So we have seen this cases of lift, यहाँ पे है
लिफ्ट एट रेस्ट v0 a0 मतलब r इक्वल टू mg मतलब apparent weight इक्वल टू एक्चुअल वेट. ओके. लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड और अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी तो भी वही केस, apparent weight इक्वल टू एक्चुअल वेट. लिफ्ट अब एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स तो इस केस में mg प्लस a होता है मतलब w1 विच इज apparent weight इट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट. तो हमारा जो केस था वो ये था, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स g माइनस a, तो apparent weight लेस देन एक्चुअल वेट, तो लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स विद constant acceleration. All right. Next question. A man is standing at a spring platform. अभी spring platform क्या होता है? स्विमिंग अगर कोई करता होगा तो उसको पता होगा स्प्रिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है. तो स्प्रिंग प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे you are standing, I mean the man is standing, है ना. तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज 60 किलोग्राम वेट. जब मैन सिर्फ स्टैंडिंग है, खड़ा है, तो वेट आया 60 kgWt. इफ द मैन जंप्स outside platform then the reading of the spring balance will be. तो very interesting and very easy question. जब मैन को जंप करना है तो वो खुद को नीचे पुश करेगा, नीचे पुश करेगा तो मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा नीचे आएगा. ओके. और नीचे पुश करना मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना नीचे. तो उस केस में क्योंकि जंप कैसे करोगे, जंप करते टाइम पे व्हेनेवर दिस मैन इज जंपिंग, उस केस में क्या होगा, मैंने आधा गायब कर दिया इसको, नो इश्यूज, कंप्लीट कर देते हैं. तो ये है फर्स्ट केस का W1 वेट. जब इसको नीचे जाना है मतलब जंप करना है, तो जब जंप करना है तो पहले वो इस प्लेटफॉर्म को नीचे प्रेस करेगा, नीचे प्रेस करेगा. तो जब प्लेटफॉर्म को नीचे प्रेस करेगा उस केस में यहाँ का जो रीडिंग है W2 वो ग्रेटर देन W1, 60 से ज्यादा दिखेगा क्योंकि नीचे प्रेस किया है. उसके बाद जब इसने जंप मार लिया तो प्लेटफॉर्म जंप मारने के बाद तो जंप मार दिया. नाउ दिस फेलो, दिस मैन इज इन एयर. मतलब अब तो यहाँ पे वेट हो गया 0. तो क्या हुआ, पहले वेट W1 था, 60 kgWt था, फिर वेट बढ़ा क्योंकि मैन को जंप करना है तो एक्शन लगाना पड़ेगा तब रिएक्शन होगा जंप. तो 60 से बढ़ा फिर 0 हो गया. तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस टू 0. ऑप्शन नंबर ए, सिंपल. ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body whose momentum is constant must have constant force, velocity, acceleration, all of this. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मास तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट ही रहता है. तो मास तो कांस्टेंट है मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू V. तो अगर P को भी कांस्टेंट रहना है तो V को भी कांस्टेंट रहना है. हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी. Simple question, extremely simple question. Last question from NEET, previously asked. So in the figure given below, the position time graph of a particle of mass 0.1 kg is shown. Okay, ये position time graph आपको दिया है. Impulse at t equal to 2 seconds.
t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब यहाँ पे आपको इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिया है फिर भी बता रहा हूँ मैं। इम्पल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, इम्पल्स हम फाइंड करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब नॉट रेट ऑफ बट चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज mv पर मास तो कांस्टेंट है तो डेल्टा वी, इसका मतलब मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना दिया है 0.1 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि एट t इक्वल टू 2 बोला है, एट t इक्वल टू 2 तो ये आ गया आपका vf, फाइनल वेलोसिटी कितनी है कैसे निकालोगे, स्लोप। हाउ डू यू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी, स्लोप ऑफ द ग्राफ x by t मतलब 4/2 है ना, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 2 आ जाएगा। और यहाँ जो है ये है 0 0 तो ये आ गया आपका 2 माइनस 0 मतलब 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर। गुड, सो यू हैव इम्पल्स एज 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था ये। Next question. This question is from JEE, क्योंकि तब JEE नहीं था तो मतलब इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट जो भी होगा उस टाइम पे उसका क्वेश्चन है ये, राइट। सो द pulleys and strings shown in the figure are smooth and of negligible mass। मतलब ये जो पुली यहाँ दिखाए हैं दोनों, इनका मास एक तो नेग्लिजिबल है, ओके, और स्मूथ भी है मतलब फ्रिक्शन नहीं है वहां पे। सो फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी, सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी मास ऊपर नीचे मूव नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले समझना ये है कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक ही है, तो दिस स्ट्रिंग इज वन। मतलब टेंशन की जब मैं बात करूंगा, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो टेंशन ऊपर की तरफ है, मैं इस पॉइंट से देख रहा हूँ तो टेंशन यहाँ पे है, टेंशन टी यहाँ पे है, और टेंशन टी यहाँ से देख रहा हूँ तो ऊपर की तरफ है। ओके, गुड। अब होगा ये कि टेंशन टी के हमको करने रहेंगे कंपोनेंट्स, तो ये एक कंपोनेंट होगा टेंशन टी का, एक ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, एंड वन कंपोनेंट विल बी ओवर हियर, मोर और लेस ओवर हियर। तो द थिंग इज ये आपका कंपोनेंट या फिर इस साइड पे जो ये कंपोनेंट है ये है टी साइन थीटा, और ये भी है टी साइन थीटा, इक्वल एंड अपोजिट कैंसलेशन। और ऊपर की तरफ ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और जो रेड में दिखाया है वो कंपोनेंट भी टी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमको क्या दिख रहा है कि ऊपर यहाँ पे टी कॉस थीटा है और टी कॉस थीटा है, और नीचे की तरफ एक फोर्स है अंडर रूट ऑफ 2mg, क्योंकि वेट विल बी डाउनवर्ड्स। सिस्टम का बैलेंस होना, सिस्टम का बैलेंस होना मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस होना। गुड, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2t cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mg, राइट, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये आपको mg मिल जाता है डाउनवर्ड्स, और ऊपर टेंशन टी है, और ये भी बॉडी मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं होना मतलब टेंशन इक्वल टू mg है, राइट। तो T इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब नथिंग इज मूविंग,
बीच का मास, आजू बाजू का मास, कोई भी मास मूव नहीं हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 2 mg cos theta इक्वल टू अंडर रूट 2 mg, कैंसिल कैंसिल, मतलब cos थीटा इक्वल टू रूट 2 बाई 2, मतलब रूट 2 अपॉन रूट टू कैंसिल कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू 1 बाई रूट 2, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, 45 डिग्री। was a very good question। ओके, तो सिर्फ टेंशन के कंपोनेंट्स t cos थीटा 2t cos थीटा बैलेंस्ड बाय रूट 2 mg। ओके, और दोनों साइड में जो मास m और m है, ये दोनों जगह पे आप फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, तो आपको मिलेगा t इक्वल टू mg। गुड, तो आप इनको बैलेंस करोगे, आपको मिलेगा t इक्वल टू mg, 2t cos थीटा इक्वल टू रूट 2 mg। इक्वेशन 1 एंड 2 से आपको मिलेगा 2 cos थीटा इक्वल टू रूट 2, cos थीटा इक्वल टू रूट 2 बाई 2, cos थीटा 1 बाई रूट 2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके।